मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? शनिवार को राव आईएएस कोचिंग में हुआ हादसा कोई दूध भात का खेल नहीं। एक नहीं, दो नहीं, तीन घर उजड़े हैं। ऑफिसर, जेई, जितने लोग हैं सब मिले। कवायद यह भी है कि पता नहीं कितने बच्चे अभी भी मौत से जूझ रहे हैं। बेसमेंट में चल रहे कोचिंगों को जब सील किया गया तो फर्स्ट और सेकंड फ्लोर की कोचिंगों में फीस आसमान छू ली। अकाउंटेबिलिटी सर, अकाउंटेबिलिटी चाहिए। कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है? एक नहीं, दो नहीं, तीन हजार रुपए की वृद्धि हुई है। आखिर कब तक इन बच्चों को सरकार और अफसरों की लापरवाही का निवाला बनना पड़ेगा? ये बुजुर्ग जो फरीदाबाद से चल के आए हैं, ये धूप में बैठने के लिए भी तैयार है। नमस्कार, मैं हूँ पीयूष तिवारी और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़। ये हमारे पीछे जो तस्वीरें लगी हैं, ये और किसी की नहीं बल्कि राव आईएएस में बेसमेंट में होने वाले जल से जो मृत्यु हुई है बच्चों की, उनकी तस्वीर है। और आपको मैं दिखा दूं कि राव आईएएस के सामने इस वक्त बैरिकेडिंग कर दी गई है क्योंकि छात्रों का जो प्रोटेस्ट है वो लगातार जारी है। राव आईएएस स्टडी सर्किल आप देख रहे हैं और इसके सामने किस तरीके से पुलिस प्रशासन अपना जमकर जो है बैरिकेडिंग की है कि बच्चे प्रोटेस्ट यहाँ पे देखिए किस तरीके से कर रहे हैं। और कुछ बच्चे यहाँ ये तस्वीरें लगा के बैठे हुए हैं जिनकी कुछ मांगे हैं। हम इनसे भी बात करेंगे कि आखिर ये क्यों जो है, क्या इनकी मांगे हैं, क्या करना चाहते हैं। इस तारीख को जो हुआ वो पूरा देश जान रहा है, लेकिन अभी तक उस सदन में वो सांसद जो कुछ नहीं बोल रहे हैं अभी तक। आप जो मांगों के लिए बैठे हैं, क्या मांगे हैं, क्या चाहते हैं आप सरकार से? हमारे यूपीएससी एस्पिरेंट की जो डिमांड है, हमारे 6 डिमांड है, जिसमें हमारे पहले डिमांड कंपनसेशन जो सबसे पहला है और जिसमें जो भी व्यक्ति इसमें डेथ हुआ है जो इंस्टीट्यूशन से, उसको 5 करोड़ रुपए कंपनसेशन तुरंत देना चाहिए सरकार को। हमारे दूसरा डिमांड, जो भी व्यक्ति इसमें दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ जितना भी एफआईआर होगा, लीगल जितना भी इंफॉर्मेशन है वो पब्लिक डोमेन में रखा चाहिए। कौन से सेक्शन के तहत उसमें केस है हम सबको बताना चाहिए। तीसरा वाला, जो कमेटी केंद्र सरकार ने बनाई है वो कमेटी जल्दी से जल्दी अपना रिपोर्ट पब्लिश करे और हम लोगों को सूचना दे। और दूसरा, हमारे जो लाइब्रेरी का प्रॉब्लम है वो हमारा इशू है। दूसरा बात, आज हमारी जो सबसे बड़ी मुद्दा है वो है, हम लोग आज भूख हड़ताल करने वाले हैं 3 बजे के बाद। अगर एमसीडी, कमिश्नर, मेयर, लोकल एमएलए और डेली जल बोर्ड अगर नहीं आती है 3 बजे के पहले, तो हम लोग आज भूख हड़ताल करने वाले हैं। टू ऐड टू दैट पॉइंट, ये पहले भी यहाँ पर हो चुका है। यहाँ से 20 साल 30 साल पहले भी यहाँ पर ऑलरेडी हो चुका था। आई एम अ लोकल, आई एम अ स्टूडेंट। यहाँ पर इंक्लाइन ही इतना है सर, यहाँ से झंडेवालन 3 to 4 डिग्री इंक्लाइन है। यहाँ से राजेंद्र प्लेस 4 डिग्रीज इंक्लाइन है। जितना पानी है, दिस इज अ लो ग्राउंड। जितना पानी अगर वहाँ पर नहीं जाता सीवरेज में, इट कम्स हेयर। और इसके नीचे सीवर है विच इज चोक्ड। एमसीडी, पीडब्ल्यूडी, बीएसीएस, दिल्ली जल बोर्ड, जितने भी सारे मेजर लोग हैं यहाँ पर, सारे के सारे दे शुड बी प्रेजेंट हेयर। वहाँ अब तक हमको बयानबाजी दी जा रही है कि 10 लाख कॉम्पनसेशन देंगे फ्रॉम द कोचिंग। कोचिंग की खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है सर? ऑल द पीपल हु आर इन द कोचिंग, उन लोगों को कैसे कॉम्पनसेट करेगी ये? इन लोगों को जैसे कोचिंग में नहीं जाना, विल दे बी रिटर्निंग द फीस? ऐसा कहीं होएगा? राव आईएएस के जितने मालिक है वो तो अंदर चले गए, उसके बाद कौन? अब उसके बाद कोई उनकी क्रेडिबिलिटी है? बात रही पीडब्ल्यूडी की, पीडब्ल्यूडी यहाँ पर काम करवाती है। एमसीडी इज सपोज टू टेक केयर ऑफ दैट वर्क। फायर एनओसी कैसे इशू कर दिया इनको? ये पढ़े लिखे बच्चे, इनको आप चूतिया नहीं बना सकते। प्रिवेंशन कल एमसीडी के वो एक ऑफिसर बोल रहे थे कि यहाँ पे जो ड्रेन था उसको ब्लॉक कर दिया गया है इस बिल्डिंग की वजह से। और जब पूछा गया कि क्यों आप लोगों ने पहले क्यों नहीं तोड़ा, तो बोल रहे थे कि अलाउ नहीं करते ये लोग। तो ये लोग अलाउ नहीं करते। पीडब्ल्यूडी, एमसीडी, जितने भी लोग हैं ना यहाँ पर, सिविक बॉडीज हैं, दे आर द वंस हु शुड टेक द फॉल। अगर बैक साइड पे देखोगे ड्रेन के ऊपर कैसे उन्होंने एलिवेशन बना दी, हाउ इज इट पॉसिबल? कोचिंग को एनओसी कैसे दी इन्होंने? कोचिंग का 1 साल का एग्रीमेंट होता है कि 1 साल बाद रिन्यू होता है लाइसेंस। सीसीटीवी, फायर एनओसी, इनका दिल्ली पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, इनका फायर हाइड्रेंट शुड बी वर्किंग। 15 मीटर से ऊपर हाइट नहीं होनी चाहिए। बेसमेंट के अंदर अलाउड नहीं है कमर्शियल एक्टिविटी करना। पानी कमर्शियल, इनका 60% वाटर जो ड्रेनेज
ड्रेनेज के अंदर जाता है। ड्रेन यहाँ पर एक दिखा दो मेरे को, अगर अभी एट स्पॉट अगर बारिश आ गई। ये भी है कि दूसरी चीज़ इनको रॉ आइस का जो है सिर्फ फर्स्ट फ्लोर, अगर बेसमेंट भी अगर करना है तो उनको एक ही फ्लोर के अलाउ किया गया था, लेकिन जो इनकी जो लाइब्रेरी है वो शायद सेकंड बेसमेंट में है। वो कैसे बेसमेंट्स डीडीए ने नक्शा कैसे पास करा, एमसीडी ने बनने कैसे दिया? 2 बेसमेंट, एमसीडी ने नक्शा कैसे, डीडीए ने नक्शा कैसे पास करा, एमसीडी ने अलाउ कैसे करा? 15 मीटर से हाइट है क्या इसकी? इसकी पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट है, यहाँ का इसकी फिटनेस सर्टिफिकेट है, इसके फायर हाइड्रेंट्स वर्क करते हैं। कोई कोचिंग नहीं है यहाँ पर जो फायर इमरजेंसी ड्रिल करा दे अगर यहाँ पर इमरजेंसी हो जाए। कोई कोचिंग वाले को बता नहीं गया इमरजेंसी में करना क्या है। बच्चों को ये भी नहीं पता यहाँ पर जो नए आते हैं कि फायर हाइड्रेंट कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप ऑफ एक्सटिंग्विशर क्या होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी शॉर्ट पे क्या यूज़ करते हैं और नॉर्मल शॉर्ट पे क्या यूज़ करते हैं। फायर बुझाने के लिए बहुत मेजर लैप्सेस हैं, बहुत मेजर कंपनीज और बहुत मेजर लोग यहाँ इसमें शामिल हैं। उन सबको यहाँ पर आना चाहिए, जवाबदेही देनी चाहिए। सबको अरेस्ट करने से कुछ नहीं होगा। सर्कल ऑफिसर, जेई, जितने लोग हैं सब मिले हुए हैं। अकाउंटेबिलिटी सर, अकाउंटेबिलिटी चाहिए। कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है? ये जो स्टूडेंट्स के लाइफ के साथ जो खेल रहे हैं इन ऑल द सेंस, मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली, कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? वी वांट अकाउंटेबिलिटी, और अकाउंटेबिलिटी लेने के लिए कोई आता ही नहीं है। पीजी चल रहे सर, 15 मीटर से ऊपर हाइट है। दे हैव इंस्टॉल्ड पोर्टा केबिन्स ऑन द 5th फ्लोर। यहीं पर आपको 25-30 दिखा दूंगा बिल्डिंग जिसकी बिल्डिंग हाइट 15 मीटर से ज़्यादा है, इंक्लूडिंग बैक साइड। ये वाली जो बैक साइड पे बिल्डिंग है दिस इज ऑल्सो 15 मीटर से ऊपर है। इन सब का एनओसी कैसे इशू हो रहा है? कैसे इशू हो रहा है? क्यों इशू हो रहा है? ठीक है, दिल्ली आए थे पढ़ने बच्चे, लेकिन सरकार और अफसरों के नेक्सस ने लील लिया। वो 3 बच्चे जिनकी मौत हुई रॉ आईएस के बेसमेंट में लाइब्रेरी में पढ़ने गए थे। क्या हुआ कि जो डोर है वो फिंगरप्रिंट से खुलता था और वो डोर जो है लॉक हो गया। इस वजह से वो बच्चे उसी में डूब के मर गए। लेकिन अब उन्हीं सारे बच्चों के लिए जो ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप देख सकते हैं कि बहुत ही भारी संख्या में बच्चे हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं इस वक्त, और भी लोग हैं। कई टीचर वगैरह आए यहाँ पे, बात किए हैं बच्चों से। आप तस्वीरें देख रहे हैं जिस हिसाब से कि बच्चे किस तरीके से यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन बच्चों का ये गुस्सा वास्तव में होना चाहिए, क्योंकि सरकार, सदन सब शांत बैठी है, एक दूसरे के ऊपर पास वाला गेम खेल रहे हैं। आपकी 15 साल की सरकार थी, आपने क्या किया? आपकी 5 साल की सरकार है, आपने क्या किया? एमसीडी, कमिश्नर, अफसर, कौन है आखिर जिम्मेदार? इन बच्चों को जो खत्म हो गए, जो मर चुके हैं, जो नहीं हैं, उसका जिम्मेदार कौन है? क्या ये राव आईएएस है, एमसीडी है, या अफसर है, या सदन की दीवारें शांत हो गई हैं, या सांसदों के दांत खत्म हो गए हैं? मैं पूछता हूं, ये सारे बच्चे जो यहाँ खड़े हुए हैं, ये आखिर जो दिल्ली आईएएस बनने आते हैं और जो आईएएस बन के चले जाते हैं, वो आईएएस कहाँ है? क्या वो ये गली नहीं देखे, ये कोचिंग नहीं देखे, या जो ऑनर प्रताड़ित कर रहे हैं, जो बिल्कुल आपकी पॉइंट में मैं कवर करूंगा, जो ऑनर हैं, जो एक कमरा देने के लिए ब्रोकर से सिस्टम सेट करके रखते हैं। सिस्टम ब्रोकर सेट करने, 1 महीने का अगर कोई बच्चा किराया लेने जा रहा है तो 1 महीने का ब्रोकर देगा, और उनको कमरा क्या मिलता है? 1.5 महीने का। और उनको कमरा क्या मिलता है? बेसमेंट मिलता है, छत मिलती है। अगर आपके यहाँ 45 डिग्री गर्मी हो रही है तो उस टीने से गर्मी बढ़कर 50 डिग्री वो बच्चा झेलता है, लेकिन तब भी वो पढ़ता है। और इस जैसे कोचिंग में 2-2 लाख रुपए फीस देकर, 3 लाख रुपए फीस देकर वो पढ़ता है, और उसका रिजल्ट क्या होता है? तस्वीर आपके सामने, आप देखिए, मौत होती है खाली बेसमेंट में। इसके लिए मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताना चाहूँगा कि ये सॉल्यूशन क्या है। यहाँ पे हम सब लोग जस्टिस मांग रहे हैं और 3 दिन से इस बात को चिल्ला रहा है, किसी भी चैनल पे नहीं देखा गया हमारे पॉइंट्स को, जैसे कि इंग्लैंड जैसा रेंट और सोमालिया जैसा हमें फैसिलिटीज़। ये हमारा पॉइंट्स है, हम लोग 3 दिन से इस पॉइंट को दे रहे हैं। सारे न्यूज़ चैनल पे ये थंबनेल है, लेकिन हमें ये पॉइंट्स किसी ने इस चीज़ को जाहिर नहीं किया। पॉइंट्स ये है कि हमारा ये प्राइवेट लाइब्रेरीज या कोचिंग संस्थानों में जाने का क्यों रीज़न हो रहा है। गवर्नमेंट इसका कदम उठाए। सबसे पहली बात है कि यहाँ पे पीजी और लाइब्रेरीज, जहाँ पे पूरे इंडिया में जहाँ पे भी स्टूडेंट हब है, जैसे कि दिल्ली में अगर आप देखोगे तो ORN यूपीएससी का हब है, लक्ष्मी नगर SSC का है, और मुखर्जी नगर रेलवे और यूपीएससी SSC सब का है। हर स्टेट के कैपिटल सिटीज़ में, ठीक है, कैपिटल सिटीज़ राजधानी में, वहाँ पे भी लाइब्रेरीज होनी चाहिए। और ये नहीं कि जैसे गवर्नमेंट ने बना के रखा है एक लाइब्रेरी, आप देखेंगे पूरे दिल्ली में लाइब्रेरी तो है, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, लेकिन वो लाइब्रेरी 3 घंटे के लिए खुलती है, छुट्टी हफ्ते में 5 दिन रहती है। 1 दिन की लाइब्रेरी खुलती है, हंसने वाली बात नहीं है, ये सीरियस बात है।
मैं उस लाइब्रेरी में पढ़ा था, अमेरिकन एम्बेसी लाइब्रेरी में जाकर पढ़ा था, उसके बाद से प्राइवेट लाइब्रेरीज खुली उसमें पढ़ा था। रीज़न ये है हमारा कि प्राइवेट लाइब्रेरीज को बंद कराएं हम, क्योंकि अभी आप देखोगे कि यहाँ पे कल तक 1500 रुपये फीस था, आज से वहाँ पहले बस यही इसी बात में पॉइंट चर्चा। बता रहा हूँ, बिल्कुल पॉइंट बता बिल्कुल बिल्कुल। बेसमेंट में लाइब्रेरी जब सीज हुई तो फर्स्ट और सेकंड मतलब बेसमेंट को छोड़ के जो भी लाइब्रेरी है उसकी फीस 3-3 हजार रुपये बढ़ा दी गई है। 5000 अभी वो देखो आप, चलो मैं आपको अभी एडमिशन पाँच दिखाता हूँ। है आपके पास? एडमिशन चार्ज ये देखो, ठीक है सर सीट नहीं मिल रही, सीट नहीं मिल रही है बच्चों को और मेंस का एग्जाम आने वाला है। वही चीज बता रहा हूँ आपको। जिन लाइब्रेरियों में कभी बच्चे नहीं जाते, सॉल्यूशन मैं बता रहा हूँ। सॉल्यूशन ये है कि गवर्नमेंट, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, ये लोग एक ही चीज करे कि ला के यहाँ पे लाइब्रेरी, बहुत सारी लाइब्रेरी बनाए, क्योंकि गवर्नमेंट 40,000 करोड़ रुपए बजट में बिल पास किया है। और उस 40,000 करोड़ में हमारे लिए, मतलब कि एस्पिरेंट, यूपीएससी, रेलवे, एसएससी, इन सब लोगों के लिए एक भी लाइब्रेरी या एक भी पीजी नहीं है। वो किसके लिए बन रहा है? तो हमारे लिए भी स्पेशली जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए पीजी और लाइब्रेरीज बनाए जाए। और 1-2 से काम नहीं चलेगा, स्टूडेंट की क्वांटिटी देखी जाए। जैसे अगर आप ओआरएन में देखेंगे अभी इन जैसे राक्षस लाइब्रेरियों का क्या किया जाए। मैं कह रहा हूँ अगर राव आईएएस में 3 बच्चों की मौत हुई, 3 बच्चों की ही हुई, ज्यादा हुई है। यही तो आप लोगों की दिक्कत है कि आप लोग नहीं बता रहे। यहाँ फोटो कितने लगे हैं? ये यहाँ तो 5 फोटो लगे हैं। 5 नहीं 7 लगे हैं फोटो। एक बार फिर से कैमरामैन से अनुरोध दिखाएंगे। दिखाया जा रहा है, ये दिक्कत ये है कि ये कम दिखाया जा रहा है। क्यों कम दिखाया जा रहा है? कम दिखाया जा रहा है, ये आपसे बेहतर कौन जानता है यार, आप ही लोग। तो आप बताइए ना। ये कम इसलिए दिखाया जा रहा है कि बलवा ना हो जाए, लोग एक साथ इकट्ठे होके वायलेंट ना हो जाए। इसलिए गवर्नमेंट की ये पॉलिसीज होती है या फिर किसी भी संस्था की ये पॉलिसी होती है कि जो भी मर्डरर्स हो उनके लिए छुपा के दिखाया जाए। हम लोगों का कोई सुनने वाला नहीं है, आप लोग भी अब सुनने वाले तो हैं नहीं। अब पता नहीं, काहे नहीं सुन नहीं रहे हम। आप सुन रहे हैं, लेकिन मैं 3 दिन से ऐसे ही चिल्ला रहा हूँ। कोई न्यूज़ चैनल जाके अभी तक दिखाया नहीं है इस पॉइंट्स को। मैं पॉइंट्स चिल्ला के हम लोग थक गए हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स जिनका जो जस्टिस का मुद्दा है, उस मुद्दे को नहीं सिर्फ हम जस्टिस कह रहे हैं। व्हाट इज जस्टिस? जस्टिस इज नथिंग। जस्टिस वही है जो हमारा पॉइंट्स है, उसी को जस्टिस मिलना चाहिए। और हमारे पॉइंट्स को ही जस्टिस नहीं मिल रहा है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे मेंस अगर बच्चे दे रहे हैं और बैठे हैं यहाँ पे अपनी ज़िंदगी को दाव पे लगा के, तो ये कौन देखेगा? ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, न कि इन लोगों की। आप कौन है? मेरा नाम हिमांशु ओझा है और मैं भी एक एस्पिरेंट रहा, मैं भी इस दौर से गुजरा हूँ। ऑलरेडी मैं सिस्टम के साथ हूँ। जो दिक्कतें हैं वो सिस्टमेटिक फेलियर की हैं, एक जगह ये इशू नहीं है। और ऊपर से लेके नीचे तक की दिक्कतें हैं। बच्चा आता है तो स्टार्टिंग से वो स्ट्रक होना शुरू होता है और पूरे के पूरे सिस्टम में दिक्कतें आपको देखने को मिलेंगी। अगर हम पॉइंट वाइज बात करें तो पहली बात, बच्चे को ये क्लियरिटी नहीं होती कि बच्चा रहे कहाँ, जो हमने एक इशू देखा। दूसरा, अगर वो पढ़ रहा है तो कैसे बेहतर तरीके से अपनी ज़िंदगी भी गुजारे और पढ़ ले, वो भी एक दिक्कत है। मनमानी फीस का कॉन्सेप्ट यहाँ देखने को मिलता है। और तीसरा, हर जगह के पैसा अप्रोच चाहिए कि ताकि आपका काम हो पाए। तो इन सारी चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। और अभी जो दिवंगत आत्माएं हैं, इनकी शांति के लिए, इनके लिए भी एक हमको मैकेनिज्म करने की ज़रूरत है। अभी सपोज दैट कोई कंसर्न क्रिएट हो जाए तो हमारे पास क्या कोई रेड्रेसल मैकेनिज्म है? बच्चा कहाँ जाएगा? आखिर 70,000 बच्चे हैं इस एरिया में और 70,000 बच्चों की सुनवाई के लिए हमारे पास क्या है? ऐसा कोई भी हमारे पास सिस्टम नहीं है। और ये केवल कंसर्न एक सिस्टम यहाँ की नहीं है, पूरे ऑल ओवर इंडिया की बातें हैं। तो इसको पूरे ऑल ओवर इंडिया को लेकर सोचा जाए। इससे पहले सूरत में आग लगी, इससे पहले मुखर्जी नगर में आग लगी, आज यहाँ ये दिक्कतें हैं। डेली हम जान पे जान दिए जा रहे हैं। हम कोचिंग में आते हैं तो हमें ये बताया जाता है कि आपको एज ए ब्यूरोक्रेट के तरीके से रहना है, लेकिन हमारा सिस्टम है वही हमें ब्यूरोक्रेट तरीके से जीने नहीं देता। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसको हमें देखने की ज़रूरत है। मैं कह रहा हूँ दिल्ली की चौथी या 5वीं बारिश नहीं झेल पाया। पहली बारिश में तो टनल, जो फ्लाईओवर है, वो सारे डूब गए और उसके बाद देखिए ये हाल हो रहा है। अभी तो सारी बारिश पड़ी है। एमसीडी क्या कर रही है? एमसीडी का कंसर्न तो बिल्कुल है। यहाँ पॉलिटिकल कंसर्न वो तो है ही, ब्यूरोक्रेटिक कंसर्न है ही। बात हम डेवलपमेंट की कर रहे हैं और उससे भी आगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट की कर रहे हैं। लेकिन हो क्या रहा है कि ज़मीन पे हम केवल पॉलिसी बना रहे हैं, इम्प्लीमेंटेशन में हम कुछ नहीं कर रहे हैं। कल हमारे एजुकेशन मिनिस्टर ने कहा कि हमने एक एडवाइजरी जारी कर दी, अगर उसे फॉलो किया गया होता तो नहीं होता। तो मेरा महोदय से ये क्वेश्चन है कि अगर एडवाइजरी जारी की गई तो इम्प्लीमेंट कराने का वर्क किसका है? और वो और उसके लिए जो हम अपने टैक्स पे करते हैं, जो हम अपने चैलेंजेस फेस करते हैं, आखिर इसकी अकाउंटेबिलिटी कब? फेडरलिज्म मैकेनिज्म इसलिए बनाया गया था कि सिस्टम स्मूथ चले, ना कि अपनी जिम्मेदारियों को एक दूसरे पर टाल दिया जाए और बांट दिया जाए। एक बार कहा जाता है लोकल गवर्नमेंट देखेगी, दूसरा कहा जाता है स्टेट देखेगी, तीसरा कहा जाता है सेंट्रल देखेगी। तो बस इसी सब में
घुमड़ के इनकी जो पॉलिसी है वो जमीन के लिए बनाई जाती है और जमीन पे ही रह जाती हैं। खैर और भी लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे। जी जी बताइए, ये भी कुछ कहना चाहते हैं? बिल्कुल, सबकी सुनेंगे। सर मैं अशोक जटवानी फरीदाबाद से आया हूँ। सिर्फ इसलिए, मेरा कोई बच्चा नहीं पढ़ रहा है यहाँ पर, लेकिन इनको सपोर्ट देने के लिए और बच्चों का दुख दर्द देखने के लिए आया हूँ मैं। मेरा कोई मतलब नहीं, मैं धूप में बैठने के लिए भी तैयार हूँ, सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। इन्होंने एक ये बुजुर्ग जो फरीदाबाद से चल के आए हैं, ये धूप में बैठने के लिए भी तैयार हैं, बच्चों का दुख दर्द देखने आए हैं। कोई नहीं पढ़ता, कोई मतलब नहीं है। ये भी अगर वो अधिकारी की तरह होते तो एसी में सोते बैठते। और वो टीचर अवध ओझा हो गए, चाहे खान सर हो गए, या और भी टीचर जो सोशल मीडिया पे तमाम तरीके से मोटिवेट करते हैं, क्यों नहीं मोटिवेट करते? आके क्यों नहीं बच्चों का उत्साह बढ़ाते? मैं पूछ रहा हूँ। इन्हीं बच्चों में से शासक निकलने हैं कल के, एडमिनिस्ट्रेटर इन बच्चों में से निकलने हैं। इन बच्चों को डुबो के मारा जाता है, कहीं जला के मारा जाता है। ये कैसा शासन है? ये नौकरशाही की भेंट चढ़ रहे हैं बेचारे, लाल फीता शाही। वो बीजेपी वाले आपको कहेंगे, आप वाले उसको कहेंगे, वो उसको कहेंगे। क्या कर रहे हैं ये बताओ? लेकिन आप इनका दर्द देखिए बच्चों का। आपकी बात सही है। यही बच्चे कल को एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं। लेकिन मैं पूछ रहा हूँ इसी कोचिंग से या और भी कोचिंग से, कितने बच्चे आईएएस, आईपीएस, आईएएस बने हैं और कितने यहाँ दिख रहे हैं? क्या वो इस जिंदगी से नहीं गुजरे हैं? क्या वो इस गली में नहीं पढ़े हैं? क्या वो बेसमेंट की लाइब्रेरी में नहीं पढ़े हैं? कितने यहाँ दिख रहे हैं? सब शांत हो जाते हैं। लेकिन पिसता कौन है? उनके घर वाले, उनके परिवार वाले, जिनकी उम्मीदें खत्म हो गई, जिनके सपने उजड़ गए। खैर जारी रहेगा हमारा मुहिम करोल बाग से। एक मिनट, माँ बाप ने कैसे कैसे बच्चों को पढ़ाया होता है? 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख रुपए देते हैं। मैंने भी अपने बच्चों को पढ़ाया है, मैंने भी एमबीए करवाई है, हम भी पैसे देते हैं। चलो कोई समर्थ होते हैं, कुछ असमर्थ होते हैं, कोई किसान है, कोई मजदूर है, कोई नौकरी वाला, वो कैसे कैसे बच्चों को 2-2, 2.5 लाख देख ले भेजते हैं यहाँ पर। और इस काम के लिए, इस काम के लिए एक बार ये क्या चीज है? अभी अंकल जी ने बहुत बढ़िया बात बोली। यहाँ बच्चा हर तबके का आ रहा है, किसान का बच्चा, उससे ऊपर के तबके का बच्चा, उससे भी नीचे का तबका। और ये दर्द जो है, आप ये नोटिस करो, श्रेया यादव जो बहुत मिडिल क्लास फैमिली से आती थी, है ना, क्या ये दुख, ये मौत, ओवर प्राइज्ड इन्फ्लेटेड बिल्स जो अनऑथराइज्ड हैं, वो पे करते करते मरी है वो बच्ची। और ये दर्द और ये, क्योंकि मैं बता रहा हूँ, श्रेया यादव अम्बेडकर नगर की थी और मैं भी वहीं का हूँ।